गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द्रव्यमान क्षति यानी कि मास डिफेक्ट की। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ के विकास के पश्चात परमाणुओं के द्रव्यमानों का 0.000001वें भाग तक शुद्धता से निर्धारण किया जा सकता है। कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12.000 परमाणु संहति मात्रक यानी कि एटॉमिक मास यूनिट मानकर, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00865 AMU एंड इलेक्ट्रॉन का जो मास आया वो 0.000548 AMU निकाला गया। इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि किसी न्यूक्लियाइड का द्रव्यमान जो है वो न्यूक्लियोनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जेड जो है वो प्रोटॉनों की संख्या और ए जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या यानी कि द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। इसलिए किसी भी न्यूक्लियाइड जेड एक्से का द्रव्यमान क्या होगा, जेड गुणा 1.00728 प्लस ए माइनस जेड 1.00865। ठीक है, यानी कि प्रयोगों के द्वारा परमाणु द्रव्यमान जो है वो सीधे ही निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए न्यूक्लियाइड के द्रव्यमान के स्थान पर परमाणु के द्रव्यमान का उपयोग अधिक सुविधाजनक और सरल होता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियाइड तथा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के कुल योग के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम जानते हैं न्यूक्लियाइड का द्रव्यमान तो जो है वो प्रोटॉनों के द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर होता है, और किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियाइड यानी कि न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉनों का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के कुल योग के बराबर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, Z गुणा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस Z गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि Z ब्रैकेट में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जहाँ पर MP, MN और ME जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के मास को प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर Z और A माइनस जेड जो है वो क्रमशः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन वो 1.00728 AMU यानी कि लगभग एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के समान होता है। इसलिए हम इस समीकरण में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के योग के स्थान पर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान भी रख सकते हैं। इसलिए परमाणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जेड गुणा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस A माइनस जेड गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ हम जो है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि प्रयोगों के द्वारा जो निर्धारित परमाणु द्रव्यमान m है वो न्यूक्लियाइडों के द्रव्यमानों की भांति सैद्धांतिक रूप से गणना किए गए उपयुक्त परमाणु द्रव्यमान से सदैव कम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रयोगों के द्वारा जो परमाणु द्रव्यमान निर्धारित होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मास से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों के संयोग द्वारा किसी भी परमाणु का निर्माण करने पर उसके मास में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी कि मास में आने वाली यह कमी डेल्टा M जो किसी परमाणु के सैद्धांतिक और प्रायोगिक द्रव्यमानों का अंतर प्रदर्शित करती है, इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। ठीक है, यानी डेल्टा M बराबर क्या हुआ, सैद्धांतिक द्रव्यमान माइनस प्रायोगिक मान। तो सैद्धांतिक द्रव्यमान कैसे आता है, जिस परमाणु का हम चर्चा कर रहे हैं वो किन किन इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना हुआ है, उन सबके मास को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कुल न्यूक्लियोनों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग माइनस वास्तविक द्रव्यमान।
यानी कि डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा, z ब्रैकेट में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ हाइड्रोजन रख देंगे तो क्या जाएगा, z गुणा मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस a माइनस जेड गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस m। यानी कि उदाहरण के लिए 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 न्यूट्रॉनों से एक हीलियम परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। तो हीलियम के लिए सैद्धांतिक द्रव्यमान का मान क्या आएगा, 4.03298 AMU, जो कि प्रयोगों के द्वारा निर्धारित द्रव्यमान क्या होता है हीलियम का, 4.00260 AMU। यानी कि हीलियम परमाणु के लिए मास डिफेक्ट क्या आया, यानी कि सैद्धांतिक द्रव्यमान माइनस प्रायोगिक द्रव्यमान, तो आया मास डिफेक्ट 0.03038 AMU। ठीक है, तो इसी प्रकार से कार्बन 12 के 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सैद्धांतिक द्रव्यमान आता है 12.09896 AMU, जबकि 6 कार्बन 12 परमाणु का प्रायोगिक रूप से मास क्या आता है 12, इसलिए इस परमाणु के लिए मास डिफेक्ट कितना आया, 0.09896 AMU। ठीक है, यानी कि ये जो मास डिफेक्ट है वो हीलियम की तुलना में ज़्यादा है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर द्रव्यमान शक्ति भी बढ़ती है। यानी कि जो है मास नंबर बढ़ेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे मास डिफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। और 92 यूरेनियम 206 के लिए मास डिफेक्ट जो है बढ़ता बढ़ता 1.9337 AMU हो जाता है। ठीक है, अब है आपके आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। ठीक है, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है फिजिक्स के अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं आने लगी जिनका उस समय के सिद्धांतों के द्वारा समाधान नहीं हो पा रहा था। तो इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान जो है आइंस्टीन के द्वारा जो थ्योरी दी गई उसके द्वारा हो सका, और वो थ्योरी का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि आइंस्टीन के आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार देखो क्या हुआ कि किसी भी गतिशील वस्तु का जो मास है वो उसके वेग पर निर्भर करता है, और उसकी जो रिलेटिव एनर्जी का मान जो है हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी या अपेक्षकीय ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। E बराबर mc² अपॉन रूट में 1 - v² अपॉन c², जहाँ पर c क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है जिसका मान लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब जब गतिहीन वस्तु है, यानी कि जब वस्तु रेस्ट स्टेज में है, तब उस वस्तु के लिए रेस्ट एनर्जी क्या आएगी, E बराबर mc²। ठीक है, यानी कि इस समीकरण से यह अर्थ निकलता है कि मास और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ के दो रूप है, तथा पदार्थ का ऊर्जा में और ऊर्जा का पदार्थ में यानी कि आपस में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के परंपरागत ऊर्जा स्रोत जहां तीव्रता से समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस समीकरण द्वारा पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करके हम लगातार असीमित मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का अनुमान जो है हम ऐसे लगा सकते हैं कि 1 किलोग्राम पदार्थ से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, लगभग 1.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल से जो ऊर्जा प्राप्त होगी उतनी ही ऊर्जा हमें 1 किलोग्राम पदार्थ से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो जो आपके न्यूक्लियर फिजन और जो आपके न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो पदार्थ के ऊर्जा में जो है ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नाभिकीय विखंडन में हम देखते हैं कि यूरेनियम नाभिक जो है वो 2 छोटे नाभिकों तथा कुछ इलेक्ट्रॉनों में विभाजित हो जाता है, जिनका कुल मास जो है वो यूरेनियम के नाभिक के मास से लगभग 0.25 AMU कम होता है, और ये जो है ओरिजिनल मास का लगभग 0.1% है। यानी कि ये 0.1% मास जो है वो लगभग 2.3 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के समकक्ष है, जो कि सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊर्जा का लगभग 10⁸ गुना है। ठीक है, यानी कि अब है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन में हल्के नाभिकों के संलयन से और भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि सूर्य तथा
तारों में उत्पन्न ऊर्जा संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप आई द्रव्यमान क्षति का ऊर्जा में परिवर्तन का ही परिणाम है। यानी कि न्यूक्लियर फिजन की तुलना में न्यूक्लियर फ्यूजन से हमें ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान क्षति के अध्ययन से क्या स्पष्ट हुआ कि किसी परमाणु के अपने जो है कंपोनेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन द्वारा निर्माण से उसके मास में क्या जाती है, कमी, और द्रव्यमान में यह कमी जो है वो आइंस्टाइन के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा में बदल जाती है, जो परमाणु के घटकों को परस्पर बांधे रखने में सहायक होती है। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्जा है वो परमाणु के स्थायित्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है तथा प्रत्येक नाभिक के लिए इसका विशिष्ट मान होता है और इसे ही हम उस परमाणु की बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी का वो मान है जो अनंत दूरी पर स्थित न्यूक्लियॉन्स द्वारा उस नाभिक का निर्माण करने पर मुक्त होती है। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का वो मान है जो किसी नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में पूर्णतः तोड़ देने पर दी जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियन जब अनंत दूरी पर स्थित है तो उन न्यूक्लियनों के द्वारा नाभिक का निर्माण होने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या हम उल्टा बोले कि किसी भी नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में पूर्णतः तोड़ देने के लिए दी जाने वाली एनर्जी को भी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी परमाणु की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आपके मास डिफेक्ट वाली समीकरण द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त होती है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या होता है, 931.4 ब्रैकेट में जेड गुणा मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम। ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रॉन के नाभिक से बाइंडिंग एनर्जी नेग्लिजिबल मानी जा सकती है, इसलिए समीकरण जो है वो आपके किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी कि यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी का मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि नियोन के 10 नियोन 20 समस्थानिक में हम देखते हैं कि इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 ही इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है और 10 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इसका जो आपके एटॉमिक मास है वो है 19.992440 AMU होता है। तो इसकी जब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई, आपके आई 160.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम इसमें किसका भाग देंगे, एटॉमिक मास का भाग दे देंगे, तो आपके पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकल के आई 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से 83 बिस्मथ 209 जिसका आपके एटॉमिक नंबर 83 और एटॉमिक मास जो है वो 209 है, के लिए जो है इसके लिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान है 208.9804 AMU। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी की कैलकुलेशन भी हम ठीक इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 931.4 जेड गुणा मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ए माइनस जेड गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ओरिजिनल मास। ठीक है, जिसमें से यहाँ हमने क्या किया है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल माना है, तो हमने यहाँ पर केवल मास ऑफ प्रोटॉन से ही कैलकुलेशन की है। तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई आपके 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी आएगी जब हम जो है बाइंडिंग एनर्जी में एटॉमिक मास का भाग देंगे, तो 7.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ने पर नाभिक में जो है मास डिफेक्ट में वृद्धि होती है, जिससे हम बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी में भी वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि जो मास डिफेक्ट हो रहा है वही मास जो है एनर्जी में बदल रहा है, जिसे जो कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो मास डिफेक्ट बढ़ा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। तो किसी न्यूक्लियाइड की स्थायित्व संबंधी जानकारी के लिए बाइंडिंग एनर्जी के
जो है सकल मान की अपेक्षा हम उसकी द्रव्यमान संख्या से विभाजित कर जब पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं तो वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायग्राम 3 से क्या पता चल रहा है कि जो हल्के नाभिकों को छोड़कर शेष न्यूक्लियाइडों के लिए पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी का मान लगभग कितना है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तथा यह बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आरंभ में तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और मध्यम आकार के नाभिक यानी कि 26 आयरन 56 के लिए मैक्सिमम होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 26 आयरन 56 का जो न्यूक्लियाइड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके लिए पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा है। और जब A बराबर 100 है तो इसके बाद में क्या होता है कि वक्र नीचे की ओर झुकने लगता है। ठीक है, यानी कि जब एटॉमिक मास जो है वो 100 से जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वक्र नीचे की ओर झुकने लगता है और अंततः 92 यूरेनियम 238 नाभिक के लिए ये 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त कर लेता है। इसके अतिरिक्त जो है यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का मान घट रहा है। तो इसके अतिरिक्त जो है 2 हीलियम 4, 6 कार्बन 12 और 8 ऑक्सीजन 16 की बाइंडिंग एनर्जी अपने आसपास के नाभिकों से काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियाइड जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी के आरंभ में बढ़ने तथा बाद में घटने की व्याख्या न्यूक्लियनों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आने वाले प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन तथा न्यूक्लियर फोर्सेज में परिवर्तन की सहायता से हम आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, इनकी परमाणु संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती है प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन भी बढ़ता है। इनकी प्रोटॉनों में वृद्धि के साथ साथ द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या बढ़ती है प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ, इसलिए जो है न्यूक्लियनों को बांधे रखने वाले नाभिकीय बल भी बढ़ते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर नाभिकीय बलों में वृद्धि नाभिकों के स्थायित्व को तथा प्रतिकर्षण बलों में वृद्धि अस्थायित्व को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि जैसे जैसे आपके प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रतिकर्षण के कारण वो नाभिक को अस्थायी करने का प्रयास करेगी, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण न्यूक्लियर फोर्सेस भी बढ़ते हैं। यानी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ेंगे तो ये नाभिक को स्थायी करने का प्रयास करेगा। तो आरंभ में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या कम रहने के कारण प्रतिकर्षण बल काफ़ी दुर्बल रह जाते हैं और नाभिकीय बल जो है वो डोमिनेंट रहते हैं। इस कारण जो है बाइंडिंग एनर्जी का मान शुरुआत में तो तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉनों के मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्सेस है वो प्रोटॉन युग्मों की संख्या यानी कि Z² के समानुपाती होते हैं और नाभिक के लिए सकल विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो Z²E² अपॉन कैपिटल R पर निर्भर करती है। यानी कि ऊर्जा जो है वो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर तेज़ी से बढ़ने लगती है। यानी कि आयरन 56 के निकट के क्षेत्र में दोनों प्रकार के घटकों का प्रभाव लगभग समान बना रहता है, जिससे यह नाभिकीय स्थायित्व भी लगभग समान रहता है। अब A का मान जब लगभग 100 से अधिक होने पर विद्युतीय प्रतिकर्षण जो है वो धीरे धीरे आकर्षण प्रभाव को पीछे छोड़ने लगता है। यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्शन फोर्सेस लगते हैं वो डोमिनेंट हो जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस पीछे रह जाते हैं, जिससे जो है आपके पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी का मान धीरे धीरे घटने लगता है। यानी कि वक्र से पता चला कि शुरुआती अवस्था में तो प्रोटॉनों की संख्या कम रहने के कारण जो है प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन की तुलना में न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेंट रहते हैं, इसलिए पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी का मान बढ़ता है। फिर बीच में जो है दोनों लगभग बराबर रहते हैं। फिर उसके बाद में जो है जब A का मान 100 से ज़्यादा हो जाता है तो आपके न्यूक्लियर फोर्सेस की तुलना में जो है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्शन फोर्सेस डोमिनेंट हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्सेस कम रह जाते हैं, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी का मान धीरे धीरे घटने लगता है। ओके।